बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता लेक्चर में हमने डिमांड, सप्लाई, इनके फंक्शंस, इनकी मदद से टेबल्स बनाना, टेबल की मदद से फंक्शंस डेवलप करना, फिर टैक्सेस के और फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी मालूम करना इन केस ऑफ टैक्सेस। ठीक है, अगर कंज्यूमर पर टैक्स लगे तो फिर किस तरह से जो है डिमांड के अंदर हमने इक्वेशन को चेंज करना है। ठीक है, और अगर सप्लाई यानी कि प्रोड्यूसर पर टैक्स लगे तो किस तरह से हमने सप्लाई इक्वेशन में वो टैक्स एडजस्ट करना है। तो हमने ये कल अच्छी तरह से सीखा था। आज हम आपको एक ऐसा कंसेप्ट जो कि आप में से कुछ बच्चों ने यकीनन पहले पढ़ रखा होगा, ठीक है जी, और कुछ बच्चों ने नहीं भी पढ़ रखा होगा, तो इससे कोई हर्ज नहीं। आज हम उसके कुछ आपको बेसिक जो चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। और उन जो है वो है डेरिवेटिव्स, ओके। और यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स हम देखेंगे और यूज़ ऑफ डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स देखेंगे। अब हम डेरिवेटिव्स क्यों लेते हैं, ये इसका क्या ज़रूरत पेश आती है, ये किस तरह से यूज़फुल है। तो उसके लिए एक चीज़ मैं आपको इस तरह से समझा दूं कि किसी भी फंक्शन में हमने चेंज मालूम करनी हो तो हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास टोटल रेवेन्यू का फंक्शन गिवन है और आपसे कहा जाए मार्जिनल निकालो, तो आप उसको डेरिवेट कर देंगे टोटल रेवेन्यू को, तो आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। अगर टोटल कॉस्ट का फंक्शन मौजूद है और उससे मार्जिनल निकालनी है तो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। इस तरह से अगर आपके पास यूटिलिटी का फंक्शन है और मार्जिनल यूटिलिटी निकालनी है तो उसको आप टोटल यूटिलिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये बहुत यूजफुल कंसेप्ट है, हम इसका इस्तेमाल भी करेंगे और हम इसको इस रूल्स जो है डेरिवेटिव्स के, उनमें से चंद ऐसे रूल्स बताएंगे जिनका जो है वो इस्तेमाल हमारे जो है वो बाद में आने वाले कंसेप्ट्स में अच्छी तरह से हो रहा है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे रूल्स जो हैं वो हम इग्नोर कर देंगे जिनका हमने इस्तेमाल अपने इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के मैथमेटिकल पोर्शन में नहीं करना। ठीक है, सो सबसे बुनियादी और पहला रूल जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर क्या रहे हैं, रूल्स of differentiation। So first rules of differentiations, right? So देखिए, कोई भी कांस्टेंट चीज हो, फर्स्ट रूल The derivative of a constant is zero, क्योंकि कांस्टेंट में चेंज नहीं आती, इसलिए derivative of a constant is always zero. For example, if y is equal to k and k is constant, तो derivatives को dy over dx या y डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। तो पहला रूल क्या हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। फॉर एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू 6, ओके, इफ y इज इक्वल टू 6 और आपसे कहा जाए डेरिवेटिव चेंज मालूम करें, तो चेंज के लिए dy ओवर dx, चेंज इन y ड्यू टू चेंज इन x इज इक्वल टू 0। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट रूल। नाउ द वेरिएबल रूल। ओके, नाउ देखिए, if y is equal to x, okay, simply x, और आपसे कहा जाए dy over dx मालूम करें, तो dy over dx is equal to 1. What is that? 1. Okay, so derivative of a variable is 1. Okay, now next देखिए, अगर y is equal to mxn, okay, और आपसे कहा जाए डेरिवेटिव मालूम करें, dy over dx इज, देखिए इस कोफिशिएंट को आप पार के साथ मल्टीप्लाई कर दें। क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। सो m इंटू एन एक्स, और जो पार है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। ओके, फॉर एग्जांपल, इफ y इज इक्वल टू 6x क्यूब, ओके, नाउ dy ओवर dx इज multiply 6 by 3, that is 18, and x 3 minus 1 2, so derivative of 6x cube is 18x square. Likewise और भी examples देखते हैं, y is equal to 3x square, okay, so dy over dx is equal to 3 2s are 6, 6x 2 minus 1 1 लिखते नहीं है तो 6x, okay, so dy over dx is 6x.
आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा जो है इसके कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सिंपली वेरिएबल अगर गिवन हो उसका डेरिवेटिव 1, ओके। अगर वेरिएबल के साथ जो है वो कोई कोएफिशिएंट हो, ठीक है, जैसे 6x है, राइट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 6, राइट। 10x है तो इसका 10, ओके। सो जो कोएफिशिएंट अगर सिंपल जो है जो है वेरिएबल गिवन है, ठीक है, उसकी पावर नहीं है, ठीक है जी, तो हम उसका डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल आप देखें जैसे कि y इज इक्वल टू 10x, ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 10, ओके। सो ये कुछ डेरिवेटिव्स के हमने आपको रूल बताए, ठीक है जी। तो इसी तरह से आपने देखा कि ये वो रूल्स हैं जिनका हमें जो है अपनी जो इकोनॉमिक्स के कुछ कंसेप्ट्स हैं उसमें हमें इसकी जो है वो ज़रूरत पेश आएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको इस तरह से जो है वो कुछ और भी रूल्स हैं जो मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि y इज इक्वल टू 2 आपस में चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं u v, तो y डैश इज इक्वल टू u को रख लें, v को डेरिवेट कर दें, प्लस v को रख लें और u को डेरिवेट कर दें, ठीक है। जैसे कि y इज इक्वल टू लेट से 6x प्लस 9 इंटू 2x प्लस 3, ओके। नाउ आपने dy ओवर dx मालूम करना है, तो फर्स्ट टर्म जो है ना उसे एज इट इज़ रख लें, क्या 6x प्लस 9 को एज इट इज़ रख लें। सेकेंड टर्म को डेरिवेट कर दें, सेकेंड टर्म को डेरिवेट कर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, ठीक है। 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 0, लिहाजा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। दरमियान में साइन लगाएं प्लस का, फिर आप क्या करें सेकेंड टर्म एज इट इज रख लें 2x प्लस 3 और फर्स्ट टर्म को डेरिवेट कर दें। सो 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6 और 9 का डेरिवेटिव 0, हम उसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम ये जो है वो इसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से क्वोशिएंट रूल भी होता है, ठीक है। वो इस तरह से कि लेट से y इज इक्वल टू u ओवर v अगर है तो y डैश इज इक्वल टू नीचे वाली टर्म रख ले, ऊपर वाली को डेरिवेट कर दें, माइनस ऊपर वाली रख ले, नीचे वाली को डेरिवेट कर दें, डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर ले लें। तो दिस इज हाउ क्वेश्चन रूल भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये वो रूल्स हैं जिनका ज़्यादा इस्तेमाल हम जो है हमारे कंसेप्ट में नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इग्नोर करें। लेकिन आप इसको अगर समझना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें तो ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। सो वेल नाउ अब हम देखेंगे कि इनकी जो है वो यूज़ ऑफ दीज डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स, ओके। सो हम ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वाई नाउ इकोनॉमिक एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, राइट। सो देखिए मैंने आपको याद होगा, आपको बताया था कि यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ क्यू, ओके। तो अगर हम इसकी जो है इस यूटिलिटी फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है जी, क्या ले लें डेरिवेटिव ले लें, यानी कि डी यू ओवर डी क्यू ले लें, तो ये क्या कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी, ओके। इसी तरह से अगर देखें क्यू इज एफ ऑफ एल है लेबर, ओके, आउटपुट इज फंक्शन ऑफ लेबर, और हम क्या मालूम करना चाहते हैं मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। तो हम क्या करेंगे डी क्यू ओवर डी एल ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, तो हमारा क्या आ जाएगा आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ओके। इसी तरह से ये बहुत सारे कंसेप्ट हैं जिनको हम बारी बारी देखते चले जाएंगे। जैसे कि कॉस्ट का कंसेप्ट आपको याद है, कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ क्यू, ओके। सो डी सी ओवर डी क्यू हम डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। इस तरह से रेवेन्यू का भी आपको याद होगा, तो टोटल रेवेन्यू इज फंक्शन ऑफ क्यू एज वेल, ओके। तो डी टी आर ओवर डी क्यू हम ले लें तो ये आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। आई होप ये आपको बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। तो ये इसकी यूजफुलनेस है, हम किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे, ये सारी इस तरह से आप देखें ना, इलास्टिसिटी का आपने कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है जी, तो आपको याद होगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला, ठीक है। इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, ओके। सो अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जो है अगर फंक्शन गिवन है तो वो डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू, अब ये इलास्टिसिटी का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है जी। सो देखिए ये डेल्टा क्यू और डेल्टा पी भी चेंज मालूम कर रहे हैं ना, चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन
प्राइस। सो डी क्यू ओवर डी पी भी चेंज के लिए है, ठीक है जी। तो इस फंक्शन को हम जब इस फंक्शन को जो है क्वांटिटी के फंक्शन जो है डिमांड के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी क्यू ओवर डी पी आ जाएगा, ठीक है जी। सो सबसे पहले हम आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के कंसेप्ट जो हैं वो याद भी दिलाते हैं और फिर उनको मैथमेटिकली सॉल्व करना भी सिखाते हैं। देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? टू व्हाट एक्सटेंट क्वांटिटी डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ठीक है। वो आपको अच्छी तरह से याद है, इसकी डेफिनेशन भी याद होगी, इसका फॉर्मूला भी याद होगा, ठीक है जी। सो हम सबसे पहले जो इसकी एप्लीकेशन देखेंगे वो किस जो इकोनॉमिक जो टर्म है उसको देखेंगे, इकोनॉमिक कंसेप्ट पर अप्लाई करेंगे, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके नाउ अब देखिएगा, देखिए अगर आपको कुछ एक Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P गिवन है और कहा जाए कि फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट P इज इक्वल टू 25। क्वेश्चन क्या है? डिमांड की इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, ये मैंने लिखी है, ठीक है। और कहा जाए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये ED जो है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जाहिर करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो फाइंड इलास्टिसिटी डिमांड एट P इज इक्वल टू 25। सो अब देखें, आप सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू। ओके, दिस इज द फॉर्मूला। ओके, अब इसमें देखें तीन चीजें आपको चाहिए। वन, प्राइस, ओके, और वो गिवन है। टू, डी क्यू ओवर डी पी, आपने क्या करना है, आपने ये जो डिमांड फंक्शन गिवन है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेना है, ओके। अच्छा, और आपको ये Q बहुत आसानी से देखें, आपके Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P, P गिवन है, तो Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 25, प्राइस गिवन है ना 25, ओके। सो Q इज इक्वल टू 100 माइनस 50, सो Q विल बिकम 50। अब आप देखें, अब इस फॉर्मूले में आपके पास ये चीज़ भी आ गई। अब डी क्यू और डी पी चाहिए, Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P। सो फर्स्ट डेरिवेटिव लें, कैसे? डी क्यू ओवर डी पी। अब रूल्स आपको याद है ना, 100 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, लिखने की जरूरत नहीं, और ये P वेरिएबल है, उसके साथ ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आंसर -2, ओके। सो दिस इज डी क्यू और डी पी। आपको समझ आ रही है ना? तो अब आप इस फॉर्मूला के अंदर ये सारी वैल्यू रख दें। डी क्यू और डी पी कितना आया? -2, ओके। सो -2 इनटू प्राइस कितनी है? 25, ओके। क्वांटिटी कितनी है? दैट इज 50, ओके। सो ये क्या आंसर आपका आ गया? -50 ओवर 50, ओके। दैट इज -1। मॉडुलस लगा लें ताकि नेगेटिव का साइन इग्नोर हो जाए। आपको पता ना क्यों नेगेटिव का साइन, ये जो इसके साथ नेगेटिव का साइन आया, क्यों आया बोला? ठीक है, जरा सोचिए। क्योंकि प्राइस और डिमांड का कौन सा रिलेशन है? नेगेटिव। सो ये हमेशा इसका जो है आंसर नेगेटिव आएगा। सेकेंडली, डी क्यू ओवर डी पी जो है चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो ये आपस में चेंज इनवर्स है ना, जो क्वांटिटी और प्राइस में चेंजेस उलट है इसका रिलेशनशिप, हेंस ये नेगेटिव साइन आएगा, इसको हम इग्नोर कर दें, तो ये आपका क्या आएगा? 1, ओके। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन दिस केस, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ओके। यू अंडरस्टैंड हाउ वी कैलकुलेटेड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द बाय यूजिंग द डेरिवेटिव कांसेप्ट्स, ओके। नाउ अब हम इसी बात को थोड़ा सा देखिए, हम सप्लाई की तरफ जाते हैं, ठीक है। सप्लाई फंक्शन, तो इलास्टिसिटी सप्लाई का फॉर्मूला आपको यकीनन याद होगा, सेम है, कोई उसमें फ़र्क नहीं है। सबसे पहले हम इलास्टिसिटी सप्लाई का एक फंक्शन लिखते हैं, Q इज इक्वल टू 200 प्लस 4P प्लस 0.1 P स्क्वायर, ओके। ये 0.1, ओके। सो ये सप्लाई का आपके पास फंक्शन मौजूद है, ये इक्वेशन मौजूद है। आपसे कहा क्या जा रहा है कि P इज इक्वल टू 20 पर आप क्या फाइंड करें? फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ओके। सो क्वेश्चन क्या है? फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट P इज इक्वल टू 20, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप याद रखिए, फॉर्मूला सेम, डी क्यू ओवर डी पी इंटू पी ओवर क्यू,
ओके। सो ये तीन चीज़ें आपको चाहिए, डी क्यू ओवर डी पी और पी ओवर क्यू। सो अब देखें प्राइस गिवन है, हियर इट इज़ गिवन ऑलरेडी। सो प्राइस जो है वो आपको ऑलरेडी मालूम है, और क्वांटिटी निकालना, क्यू इज़ इक्वल टू 200 प्लस 4p प्लस 0.1 p स्क्वायर। ओके, नाउ Q इज इक्वल टू 200 प्लस 4p कितने 20 प्लस 0.1 20 स्क्वायर। ओके, सो इसको सॉल्व करेंगे तो Q इज इक्वल टू 320 आ जाएगा। क्वांटिटी कितनी आ गई 320। सो आपके पास प्राइस भी आ गई, आपके पास क्वांटिटी भी आ गई। ओके, दोनों चीज़ें आपके पास आ गई। तो अब आप क्या करेंगे, डी क्यू ओवर डी पी आपने मालूम करना है। तो री राइट द इक्वेशन, Q इज इक्वल टू 200 प्लस 4p प्लस 0.1 p स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव डी क्यू ओवर डी पी इज इक्वल टू 200 कांस्टेंट है, ये तो 0 हो गया। 4p का डेरिवेटिव 4, ओके, और 0.1 मल्टीप्लाई बाय पावर, सो 0.1 इंटू 2p और 2 minus 1, so it will 4 plus 0.2 p आपके पास आ गया। अब आपको मालूम है p क्या है, p is 0.2, p is 20। ओके, नाउ इसे सॉल्व कर लें, ठीक है जी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो है वो डी क्यू ओवर डी पी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सो वो आपके पास देखें 4 प्लस 4 दैट इज 8। सो डी क्यू ओवर डी पी कितना आ गया, डी क्यू ओवर डी पी इज 8। ओके, सो अब तीनों इन्फॉर्मेशन आपके पास आ चुकी हैं। तो आप देखें ये फार्मूला था ना आपका, तो डी क्यू ओवर डी पी कितना आ गया आपका 8 मल्टीप्लाई बाय प्राइस कितनी है 20 और क्यू कितना है 320। ओके, इसे आप सॉल्व कर लें और आप देखेंगे कि ये आपका 1/2 आए। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1/2 विच इज लेस देन 1। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। सो इस तरह से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं जो डेरिवेटिव्स के मदद से। ओके, नाउ सो देखिए, अगर आपके पास डिमांड और सप्लाई दोनों जो है उसके फंक्शंस गिवन हो और आपसे कहा जाए इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करें और उस पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी सप्लाई जो है वो कैलकुलेट करें, ठीक है जी। तो ये बहुत एक सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा जो है वो प्रोसीजर है, ठीक है। इसको आपने स्टेप वाइज जो है ना अंडरस्टैंड भी करना है और इसको अप्लाई भी करना है। अब थोड़ी सी जो है ना इक्वेशंस जो है मैं ऐसे इस्तेमाल करूँगी जो देखने में कॉम्प्लिकेटेड होंगी, ठीक है, लेकिन उसको हमने किस तरह से डील करना है वो भी आपको साथ बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर गिवन हो कि Q प्लस P इज इक्वल टू 5 एंड दूसरी इक्वेशन इज गिवन हो 2P माइनस Q इज इक्वल टू 5.5। ओके, सो ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है। आपसे कहा गया है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालें और उन इक्विलिब्रियम्स के ऊपर आप इलास्टिसिटी डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करें। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड अच्छी तरह से। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखने से हमें किस तरह से पता चलेगा कि कौन सी डिमांड की इक्वेशन है और कौन सी सप्लाई, दोनों इक्वेशंस को गौर से देखें, ठीक है। तो हमें ये पता चलना जो है बज़ाहिर बहुत मुश्किल महसूस हो रहा है। इसके लिए एक आसान तरीका है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई उस इक्वेशन को जो है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको याद है ना, Q इज इक्वल टू A माइनस बी पी, राइट। सो ये डिमांड का था और Q इज इक्वल टू C प्लस डी पी सप्लाई का था। तो उस फॉर्मेट के ऊपर लाने की कोशिश है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन को आप देखें, सो Q इज इक्वल टू P उस तरफ चला गया 5 माइनस P, देखिए, और इसको सॉल्व करें तो ये Q जो है वो उस तरफ ले जाएं, Q इज इक्वल टू 2P माइनस 5.5, ठीक है। अब आप गौर से दोनों इक्वेशंस को देखें। अब आपको
जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अब कैसे पता चलेगा डिमांड कौन सी है सप्लाई कौन सी है, तो देखें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के बाद कि प्राइस के साथ नेगेटिव साइन किस इक्वेशन के, अगर साइन नेगेटिव है तो वो डिमांड की इक्वेशन होगी और अगर साइन पॉजिटिव है तो सप्लाई की। जैसे कि इस इक्वेशन में आप देखें कि प्राइस के साथ नेगेटिव साइन है, इट मींस कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड जो है ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी डिमांड है, क्योंकि ये नेगेटिव साइन से आपको इन्वर्स है, और इधर प्राइस के साथ पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब ये सप्लाई के लिए। एनीवे ये तो मैंने आपको बताया। अब क्या इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है वो आपको याद है कि QS इज इक्वल टू QD। ओके, QS क्या है 2P माइनस 5.5 इक्वल टू 5 माइनस P। ओके, now इसे देखें 2P प्लस P is equal to 5 plus 5.5, so 3P is equal to 10.5. okay, so P is equal to 10.5 divided by 3, so डिवाइड करके देखें तो ये 3.5 आएगा। सो ये आपके पास क्या आ गई इक्विलिब्रियम प्राइस। अब आपने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी देखनी है तो किसी भी इक्वेशन में आप जो है इसको रख दें। सो जैसे कि Q इज इक्वल टू 5 माइनस 3.5, ठीक है, सो Q इज इक्वल टू 1.5, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ठीक है। सो आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। कौन सा पार्ट कि जी इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकालें और फिर इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल डू दैट विल डू, सो इलास्टिसिटी डिमांड का फार्मूला dQ ओवर dP इंटू P ओवर Q। ओके, सो ये फॉर्मूला आपके सामने लिख लिया। अब आपके पास इक्विलिब्रियम प्राइस भी मौजूद है, ठीक है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी मौजूद है, आपने DQ और DP निकालना है। सो डिमांड की इक्वेशन को लिख लें, Q इज इक्वल टू 5 माइनस P। ओके, सो DQ ओवर DP इज इक्वल टू 5 का डेरिवेटिव कितना होता है 0, माइनस P का डेरिवेटिव -1, सो ये आपके पास DQ अब इस फॉर्मूले में आप रख दें। सो इलास्टिसिटी डिमांड इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके DQ और DP की जगह पे -1 और P की जगह पर आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस दैट इज 3.5 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 1.5। सो -1 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय, दिस इज मल्टीप्लाई साइन, ओके, इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 1.5। ओके, सो आप देखेंगे कि इलास्टिस इसे सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो है वो आपको जो है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो डिमांड जो है वो आपको मालूम हो जाएगी, दैट इज 2.3। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2.3। okay, 2.3। so this is how you can find out elasticity of demand. okay, now elasticity of supply, again the same procedure, write the supply equation first. Q is equal to 2P minus 5.5. okay, so DQ over DP is equal to 2P का डेरिवेटिव 2 और माइनस 5.5 का 0, सो DQ और DP ये आ गया। आई एम सॉरी अब जगह नहीं है तो मैं इस जगह को जो है इस्तेमाल करूँगा। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू DQ ओवर DP इंटू P ओवर Q। ओके, सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू DQ और DP कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय P कितने, इक्विलिब्रियम प्राइस दैट वाज 3.5 और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दैट इज 1.5। सो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आप फाइंड कर लें, इन्हें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और ये आपका 4.6 के इक्वल। सो आपने देखा कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस का इस्तेमाल करके इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली गई। फिर उन इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटीज के ऊपर जो है वो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड की, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा जो है आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। सो स्टेप्स ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कीप द फॉर्मूला इन योर माइंड, इट शुड बी वेरी मच क्लियर। उसको पहले लिख लें और आपको पता होगा आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसीजर से आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट्स जो है वो जो है सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ, देखा आपने डेरिवेटिव्स कितने यूजफुल हैं कि इक्वेशन को जो है हमने सिंपली जो उसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेके चेंज मालूम की और इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मालूम होगी। ओके, नाउ यूटिलिटी फंक्शंस एंड डेरिवेटिव। अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे, यूटिलिटी फंक्शन एंड डेरिवेटिव। आपको याद है ना यूटिलिटी फंक्शन हमने डिराइव किया था, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से याद है, आप उसे देखिएगा, यूटिलिटी के जो लेक्चर को देखिएगा। तो यूटिलिटी का फंक्शन हमने आपको बताया था कि यूटिलिटी जो है, यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ क्यू, याद है ना,
ठीक है, पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है, ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा यूटिलिटी, ओके। उसमें और भी हमने आपको चीज़ें बताई थी, आपको याद होंगी, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना टोटल यूटिलिटी के फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव वो क्या कहलाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर गिवन है यूटिलिटी इज इक्वल टू 4q माइनस क्यू स्क्वायर, ओके जी, तो आपसे कहा जाए कि मार्जिनल यूटिलिटी मालूम करें, क्या मालूम करें, मार्जिनल यूटिलिटी मालूम। तो किस तरह से, जस्ट आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। सो मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डी यू ओवर डी क्यू, ओके, दैट इज फर्स्ट डेरिवेटिव। 4q का डेरिवेटिव क्या होगा 4 और माइनस 2q सॉरी q स्क्वायर का क्या होगा 2q, ओके। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट मार्जिनल यूटिलिटी। तो आप देखिए जरा गौर कीजिएगा, लेट हम करते जाते हैं, लेट q इज इक्वल टू 1, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी, दैट इज 4 माइनस 2 इंटू क्यू की जगह पे 1 लिख देंगे, तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी आ गई 2। सो अगर लेट q इज इक्वल टू 2 देन मार्जिनल यूटिलिटी इज 4 माइनस 2 इंटू 2, राइट, दैट इज 0। और लेट q इज इक्वल टू 3, q इज इक्वल टू 3, तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या आ जाएगी 4 माइनस 2 इंटू 3, तो 3 2 6 माइनस 6 प्लस 4 दैट इज माइनस 2। तो आपने देखा कि जब क्वांटिटी 1 है मार्जिनल यूटिलिटी 2 है, जब क्वांटिटी 2 है मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, जब क्वांटिटी 3 है दैट इज माइनस 2। सो दिस इज हाउ वी कैन यू नो हम जो है वो एक टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं क्वांटिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप का। सो आई होप कि मार्जिनल यूटिलिटी जो है यूटिलिटी फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स आपको समझ आएगा। तो सिंपल बात है, टोटल यूटिलिटी गिवन है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव मार्जिनल यूटिलिटी होगा। ऑन द होल मैं आपको बताता हूँ कोई भी फंक्शन टोटल गिवन हो और उसका मार्जिनल आपने निकालना है, ठीक है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल फंक्शन आ जाएगा उस फंक्शन का, ओके। सो नाउ प्रोडक्शन फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन एंड डेरिवेटिव, आपको मालूम है ना प्रोडक्शन फंक्शन में आपको बताया था Q इज फंक्शन ऑफ लेबर, राइट। सो अगर आपने जो है वो एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेना है तो वो क्वांटिटी ओवर लेबर हो जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर लेना है तो DQ ओवर DL, ओके, अंडरस्टैंड। इसी तरह से अगर Q इज फंक्शन ऑफ कैपिटल है, ओके, और APK लेना है एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो वो क्या हो जाएगा Q ओवर K, ओके। और अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल लेना है तो क्या करेंगे DQ ओवर विद रिस्पेक्ट टू के डेरिवेटिव आप निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल फाइंड आउट की जा सकती है। अब देखिए आप एग्जांपल देता हूँ, ठीक है जी। मसलन अगर एग्जांपल है Q इज इक्वल टू 10L माइनस 15L स्क्वायर और प्लस 3L क्यूब, राइट, और आपसे कहा जाए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर निकालें, ठीक है जी, मार्जिनल प्रोडक्ट, तो क्या करेंगे, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज इक्वल टू DQ ओवर DL, दैट इज आपका फर्स्ट 10L का डेरिवेटिव 10 माइनस 15 2 30, पार को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई किया 30 और 2 में से 1 माइनस किया 1 रह गया, प्लस 3 को 3 से कोएफिशिएंट को पार से मल्टीप्लाई किया दैट इज 9L, 3 में से पार में से 1 माइनस किया दैट इज। सो ये आपका क्या आ गया मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का आप फंक्शन आप जो है वो निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से कोई भी टोटल गिवन हो, इसी तरह से कोई भी टोटल का फंक्शन इकोनॉमिक्स का गिवन हो और उसका मार्जिनल निकालना हो तो आप उसका जस्ट फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। सो उसके बाद हम आपको बताएंगे कॉस्ट के फंक्शन के हवाले से, ठीक है। आपको याद है ना मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट इज फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, आपको यकीनन याद होगा। तो अब अगर हमने मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, हमने क्या निकालना है मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है, तो इसका क्या करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, क्या चीज़ फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू DC ओवर DQ, ओके, रिमेंबर। अब आप देखें फॉर एग्जांपल इफ C इज इक्वल टू Q क्यूब माइनस 12Q स्क्वायर
प्लस 60Q, दिस इज गिवन। ओके, और कहा जाए वैसे अब जनरली कि आप इसमें से एवरेज कास्ट भी निकालें, माइनल कास्ट भी निकालें, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे अगर मैं कहूँ एवरेज कॉस्ट निकालें, फाइंड AC। एवरेज कॉस्ट आपको याद है ना, कॉस्ट ओवर क्वांटिटी होता है, ठीक है जी। तो कॉस्ट क्या है, Q क्यूब माइनस 12Q स्क्वायर प्लस 60Q डिवाइडेड बाय Q। सो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू, आप इस इक्वेशन में से ऊपर वाले हिस्से में से Q कॉमन ले लें तो Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 60 आ गया डिवाइडेड बाय Q। तो Q से कैंसिल हो गया, तो एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू Q स्क्वायर माइनस 12Q प्लस 60 आ गया। ओके, नाउ ये तो आपको क्लियर हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि आप इसका मार्जिनल लें, आप माइनल निकालें, ठीक है। तो सिंपली माइनल कास्ट आपको याद है ना, माइनल कास्ट इज इक्वल टू DC ओवर DQ। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू Q। इसका गौर से देख, Q क्यूब का क्या होगा, 3Q स्क्वायर माइनस 12Q स्क्वायर, दैट इज 24Q प्लस 60। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द माइनल कॉस्ट। जो है हम डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके हम टोटल कास्ट से माइनल कास्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ भी आपको जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो बताना चाहूँगा, ठीक है जी। अब देखें कि अगर आपने देखें ना स्लोप लेनी है, किसी फंक्शन की स्लोप लेनी है, तब भी उसका जो है वो फर्स्ट डेरिवेटिव ही लेंगे, ठीक है। जैसे कि आपसे कहा जाए कि आपको टोटल कॉस्ट में बता दूं और कहूँ कि माइनल कॉस्ट की स्लोप निकालें, ठीक है। क्या निकालें, माइनल कॉस्ट की स्लोप निकालें। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, अगर क्वेश्चन है C इज इक्वल टू Q क्यूब माइनस 60Q स्क्वायर प्लस 1800Q। ओके, आपसे मैं कहूँ कि स्लोप ऑफ माइनल कास्ट निकालें। क्या निकालें, स्लोप ऑफ माइनल कास्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसकी माइनल कास्ट निकालनी। क्या निकालना है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, ठीक है जी। और मैं कहूँगा स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट भी निकालें, ठीक है। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि एवरेज कॉस्ट की स्लोप निकालनी है, तो पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लें। आपको मालूम है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू C ओवर Q। तो C ओवर Q करें तो ये Q क्यूब माइनस 60Q प्लस 1800Q डिवाइडेड बाय Q। सो एवरेज कॉस्ट कितनी आ गई, दैट इज Q स्क्वायर माइनस 60Q प्लस 1800। ओके, अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो है एवरेज कॉस्ट आ गया। अब स्लोप निकालनी है, स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट, तो आप क्या करेंगे, DAC ओवर DQ। एवरेज कॉस्ट को Q के लिहाज से डेरिवेट कर दें, तो Q स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2Q माइनस 60Q का क्या आ जाएगा, माइनस 60, और 1800 के क्या आ जाएगा, 0। तो दिस इज द स्लोप ऑफ एवरेज कॉस्ट। ओके, आई होप आपको समझ आ रही है। इस तरह से मैं कहूँ कि माइनल कास्ट, इस तरह से मैं कहूँ कि माइनल कास्ट और उसकी स्लोप निकालने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, माइनल कास्ट निकालनी है। माइनल कास्ट इज इक्वल टू DC ओवर DQ। डेरिवेटिव टोटल कास्ट का लें, इसका डेरिवेटिव लें, तो देख रहे हैं इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। सो क्या है, Q क्यूब का क्या आएगा, 3Q स्क्वायर, और 60Q स्क्वायर का क्या आएगा, 120Q। ओके, और प्लस 1800Q को क्या आ जाएगा, 1800। ओके, सो दिस इज माइनल कास्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि माइनल कास्ट की स्लोप भी निकालने, तो फिर क्या करेंगे, माइनल कास्ट को डेरिवेट कर देंगे, ठीक है। तो ये माइनल कास्ट आपने निकाली ना, जो माइनल कास्ट इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर माइनस 120Q प्लस 1800। अब इसकी स्लोप निकालनी है, तो स्लोप ऑफ माइनल कॉस्ट वो क्या है, DMC ओवर DQ। माइनल कॉस्ट को डेरिवेटिव कर दें, तो 3Q स्क्वायर का क्या आएगा, 6Q, और 120Q का क्या आएगा, माइनस 120। सो आप देखें कि आपकी स्लोप ऑफ माइनल कास्ट कितनी है, 6Q स्क्वायर माइनस 120। सो इस तरह से हम माइनल कास्ट जो है डेरिवेटिव की मदद से
मार्जिनल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और उसकी स्लोप भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए एक्सरसाइज रही होगी। ठीक है, तो कि किस तरह से हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके जो है हम मुख्तलिफ जो है कंसेप्ट जो है इकोनॉमिक्स के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ओके, नाउ रेवेन्यू फंक्शन एंड डेरिवेटिव्स। ओके, रेवेन्यू फंक्शंस एंड डेरिवेटिव। आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था कि टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। आपको अच्छी तरह से याद होगा। ठीक है, अगर प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो टोटल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, अगर टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है, और अगर टोटल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया जाए तो ये उसका मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है जी, सो आप देखें कि आपको मैंने ये कंसेप्ट है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर क्यू। ठीक है, और मार्जिनल रेवेन्यू दैट इज डी टी आर ओवर डी क्यू। ओके, डी टी आर ओवर डी क्यू। ओके, सो मार्जिनल रेवेन्यू का कंसेप्ट है। ठीक है, अब हम अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 250 क्यू माइनस 3Q स्क्वायर। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि एवरेज रेवेन्यू और माइनर रेवेन्यू निकालें, और एवरेज रेवेन्यू और माइनर रेवेन्यू की स्लोप भी निकालें। ठीक है जी, सबसे पहले हम एवरेज रेवेन्यू निकालते हैं। सो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू ओवर क्यू। सो टोटल रेवेन्यू क्या है, 250 Q माइनस 3Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q। सो एवरेज रेवेन्यू आपके पास क्या आ गया, 250 माइनस 3Q। ओके, सो ये आपका क्या आ गया, एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू क्या आ गया आपका, 250। अब इसकी स्लोप अगर आपसे मैं कहूँ निकालें, स्लोप ऑफ एवरेज रेवेन्यू वो क्या होगी, वो होगा डी ए आर ओवर डी क्यू। फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, दैट इज -3। ओके, ये स्लोप आ गया। कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आप दूसरी तरफ आए, दूसरा कंसेप्ट मैं आपसे कहता हूँ माइनर रेवेन्यू निकालें। माइनर रेवेन्यू इज डी टी आर ओवर डी क्यू। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव ले। अब माइनर रेवेन्यू, अब टोटल रेवेन्यू आप देखें ये गिवन है। ठीक है, अब इसका मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा हूँ। ठीक है, तो 250 का डेरिवेटिव क्या होगा, 250 क्यू का 250, और माइनस 3Q स्क्वायर का दैट इज माइनस 6Q। व्हाट इज दैट, 6Q। ओके, तो आप स्लोप ऑफ MR निकालें। ठीक है जी, स्लोप ऑफ MR क्या होगी, DMR ओवर DQ। फर्स्ट डेरिवेटिव ले इसका, दैट इज -6। अब जरा गौर करें, ये आपकी माइनर रेवेन्यू की स्लोप आ गई, ये आपके पास माइनर रेवेन्यू आ गया। ठीक है, ये आपके पास जो है एवरेज रेवेन्यू आ गया, ये आपके पास एवरेज रेवेन्यू की स्लोप आ गई। अब जरा गौर से देखें, एवरेज रेवेन्यू की स्लोप अगर इसका मॉडुलस ले लें, ठीक है, स्लोप ऑफ AR दैट इज -3, इसका मॉडुलस ले लें तो ये आ गया 3, और स्लोप ऑफ MR निकाल माइनर रेवेन्यू की, मॉडुलस ले लें। ठीक है, तो -6 थी ना, मॉडुलस ले लें। ठीक है, इग्नोर कर दें, माइनस को 6 आ गई। अब ज़रा गौर से देखें कि एवरेज रेवेन्यू की स्लोप से माइनर रेवेन्यू की स्लोप क्या होती है, डबल होती है। ठीक है, तो आपको बताया था एवरेज रेवेन्यू ऊपर होता है, माइनर रेवेन्यू नीचे होता है। ठीक है जी, तो ये आप सारे कंसेप्ट जो है ना, देखें ये आपको क्लियर होते जा रहे हैं। इसका एक किस्म का ये प्रूव्स हैं। ठीक है, हमने डायग्रामेटिकली ये देखा है, माइनर रेवेन्यू से एवरेज रेवेन्यू नीचे होते हैं, तो हमने देखा कि ये प्रैक्टिकली जब मैथमेटिकली करते हैं तो ये बात सामने आ रही है। ठीक है, ओके, सो एवरेज और माइनर रेवेन्यू के रिलेटेड एक एग्जांपल और देखते हैं। ठीक है जी, मसलन फॉर एग्जांपल देखें, अगर 44 माइनस 4P माइनस Q इज इक्वल टू 0। ओके, सो फाइंड टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड माइनर रेवेन्यू। ठीक है,
एक तो ये हो गया। दूसरी चीज आप फाइंड करें स्लोप्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शंस। तीसरी चीज आप गौर से देखिएगा वो ये कि एट व्हाट क्वांटिटी मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। ओके, ये तीन चीजें हमने फाइंड करनी है इसे अच्छी तरह। सबसे पहले आप ये देखें कि ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप इसमें से आपने टोटल रेवेन्यू सबसे पहले निकालना है। आपको याद है ना, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P इंटू क्यू, ठीक है। सो अब आप सबसे पहले इस इक्वेशन में से P फाइंड करें, ठीक है जी। तो 44 माइनस 4P माइनस Q इज इक्वल टू 0। इसे P के लिए सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4P is equal to 44 minus Q. So P is equal to 44 minus Q divided by 4. So P is equal to 11 minus 1 by 4Q. ओके, सो ये प्राइस आ गया। अब अपने टोटल रेवेन्यू निकालना है। टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। प्राइस आपके पास 11 माइनस 1 बाय 4Q इंटू ये वाला Q आ गया, ठीक है। सो आपके पास टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू 11Q माइनस 1 बाय 4Q स्क्वायर। सो देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। आपने क्या किया, रेवेन्यू निकाल लिया। रेवेन्यू निकाल लिया, अब आप एवरेज रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। दैट इज टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q। सो एवरेज रेवेन्यू दैट इज 11Q माइनस 1 बाय 4Q square divided by Q. So average revenue is equal to 11 minus 1 by 4Q. This is average revenue. Understand? So third is marginal revenue. Marginal revenue is equal to DR over DQ. DTR over DQ. First derivative लेना है इस total revenue के function का, तो ले ले, ठीक है। That is 11 minus 1 by 4 into 2, 1 by 2Q. So ये आपका क्या आ गया, मार्जिनल रेवेन्यू। ओके, अब मैं आपसे कहूँ एवरेज रेवेन्यू की स्लोप ले, तो स्लोप कैसे लेंगे आप, वो फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एवरेज रेवेन्यू का, और मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू का फर्स्ट डेरिवेटिव आप ले लेंगे, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप। सो ये क्वेश्चन 2 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो वेल, ये देख, जैसे कि अभी आपने देखा कि एवरेज रेवेन्यू is equal to 11 minus 1 by 4Q. So slope of average revenue वो क्या होगी, DAR over DQ, that is minus 1 by 4. Okay, so अगर हम मॉडुलस ले लें तो D slope of average revenue is 1 by 4. Okay, अब आगे slope of MR, ठीक है। आपको MR हमने पिछली स्लाइड में जो है वो हमने देखा था, वो क्या था, 11 माइनस 1 बाय 2Q। सो स्लोप ऑफ MR फर्स्ट डेरिवेटिव ले लें, यानी कि DMR ओवर DQ। सो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे, दैट इज माइनस 1 बाय 2। सो इसका मॉडुलस ले लेंगे, ये आ जाएगा 1 बाय 2। सो अब आप गौर से देखें, 1 बाय 2 एंड 1 बाय 4। ओके, सो एवरेज रेवेन्यू से मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप डबल है, ठीक है। तो इस तरह से हम एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की स्लोप्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। और तीसरा और आखिरी क्वेश्चन जो हम आपको बताना चाहेंगे वो ये है कि नाउ फाइंड Q वेयर MR इज 0, ठीक है जी। ऐसा Q फाइंड करें जहाँ पे MR 0 है। आपको MR अभी MR इज इक्वल टू 11 माइनस 1 बाय 2Q, ठीक है। तो फाइंड MR वेयर Q इज हियर इक्वल टू 0 कर दें। अब इसे सॉल्व करें। सो 1 बाय 2Q इज इक्वल टू 11 हो गया। सो Q इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया। सो Q इज इक्वल टू 22। सो जब आउटपुट 22 होगी तो माइनर रेवेन्यू क्या होगा, 0। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड
क्वांटिटी वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से हम ये भी देख सकते हैं कि फाइंड द क्वांटिटी वेयर पी इज 0। ओके, सो वो उस तरह से एवरेज रेवेन्यू जो है वो चूँकि प्राइस होती है, ठीक है जी, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस, तो हम उसको 0 के बराबर रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो देखा आपने कि किस तरह से हम डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक्स के मुख्तलिफ कंसेप्ट समझे, ठीक है। सो आपने देखा, इससे ये भी अंदाज़ा लगाया होगा कि डेरिवेटिव का जो इस्तेमाल है वो कितना आसान है और किस तरह से वो हमें आसानी के साथ इकोनॉमिक्स के डिफरेंट कंसेप्ट समझने में और डिराइव करने में मदद फराहम करता है। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।